नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट एंड वेब पेज प्री प्रोसेसिंग। मेनली देखो, प्री प्रोसेसिंग का मतलब हम समझ सकते हैं कि जिनको पहले प्रोसेस किया जाना होता है उनको हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट एंड वेब पेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम वो कौन सी चीजें हैं जिनको पहले प्रोसेस करना चाहेंगे। ठीक है, आप डेटा माइनिंग करो या वेब से कुछ भी सर्चिंग करो तो उसके लिए कुछ चीजें होती है जिनको प्री प्रोसेस करना होता है, जैसे कि लॉग फाइल्स होती हैं, आपने उस पेज को कितनी बार विजिट किया है पहले, ठीक है, या कितने यूजर्स ने उसको ज्यादा से ज्यादा विजिट किया है। ठीक है, तो टोटल जो लॉग्स फाइल्स होती हैं उनको प्री प्रोसेस किया जाना कंपल्सरी होता है किसी भी पेज को लोड करने से पहले। ठीक है, तो मेनली वो बैकग्राउंड प्री प्रोसेसिंग क्या होती है और किस प्रकार से की जाती है उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, देखो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ड एक्सट्रैक्शन इजी, यानी किसी वर्ड को पर्टिकुलरली फाइंड करना इजी होता है ना। सिंगल वर्ड को फाइंड करना इजी होता है, उसको माइंड किया जा सकता है। स्टॉप वर्ड रिमूवल, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो आप कुछ सर्च कर रहे हो बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम प्रॉपरली डेटा को मैच नहीं कर पाते। जैसे मान लो आपने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, और सेंटेंस के अंदर आपने कुछ वर्ड्स यूज किए, उसमें से कुछ वर्ड्स तो आपके अच्छे हैं जिनसे सर्चिंग परफॉर्मेंस जो बेटर हो सकती है, बट कुछ वर्ड्स आपने ऐसे इंक्लूड कर लिए जो कि वहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं ढंग से। इसलिए कई बार गूगल पे हम सर्च करते हैं तो सजेस्ट, नीचे सजेस्ट में आता है ना, यू मीन, डू यू मीन करके, कि आप ये सर्च करना चाहते हो क्या, है ना। हम कुछ अगर अच्छे ढंग से नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे नीचे सजेशंस दी जाती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ पे जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीमिंग, और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी काउंट एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, पीएफ एंड आईडीएफ ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो वेट्स के फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था, पीएफ और आईडीएफ अलग अलग डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के रेफरेंस के अंदर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले स्टॉप वर्ड रिमूवल। ठीक है, स्टॉप वर्ड रिमूवल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है, मैनी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए गए इन इंग्लिश आर यूजलेस। ठीक है, ध्यान से देखना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए गए, मैनी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश आर यूजलेस, जो कि यूजलेस है इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड टेक्स्ट माइनिंग। यानी हम ये देखेंगे कि 1000 पर्सन्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स को सर्च किया जिनका कोई मीनिंग वहां पे, एक्चुअली जो मीनिंग है वो सामने नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कर देते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स के अंदर, यानी उनको हम एक्चुअली सर्चिंग से हटा देते हैं। मेनली हम वर्क कर रहे हैं पास्ट डेटा पे, है ना। माइनिंग के अंदर सारा का सारा वर्क किस पे किया जाता है, पास्ट डेटा पे वर्क किया जाता है। अब अगर हम एक सर्च इंजन के रेफरेंस में देखें, मान लो गूगल की हम बात कर लें,
और गूगल के अंदर हम मान लो 2 इयर्स के डेटा एनालिसिस करते हैं कि 2 इयर्स के अंदर ऐसे कितने वर्ड फ्रीक्वेंटली सर्च किए गए जिनका एक्चुअली गूगल ने कोई खास मीनिंग जो है वो डिफाइन नहीं किया, है ना, कोई खास जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं करवाया। तो ऐसे वर्ड्स को एक्चुअली क्या किया जाता है, स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स। ओके, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ध्यान रखना, बहुत बार यूज किए गए बट उनका वो जो है वो यूजलेस रहे। यूज तो बहुत बार किए गए बट यूजलेस रहे, ऐसे वर्ड्स को हमें स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में रखना है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आप हर एक सेंटेंस के अंदर वर्ड के आगे लगाते हो दी, ठीक है, ऑफ, एंड, टू। एक्चुअली ये वर्ड सर्च इंजन के द्वारा प्रोसेस ही नहीं किए जाते। आप जैसे लिखते हो ना, जैसे मान लो आप लिखते हो कि जैसे आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो उसी टॉपिक को आप मान लो सर्च करते हो, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग इन वेब माइनिंग। तो यहाँ पे केवल 2 ही वर्ड्स को प्रोसेस किया जाएगा, प्री प्रोसेसिंग, वेब माइनिंग। इनको प्रोसेस नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ इनका कोई रिलेटेड डेटा है ही नहीं। क्या डे का कोई रिलेटेड डेटा है? नहीं है। ऑफ का, एंड का, टू का, इन का, ये जो हम यूज करते हैं प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स, इनका एक्चुअली कोई मीनिंग वेब के अंदर नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स के रूप में, इन वर्ड्स को चाहे आप सर्च में लिखो बट इनको प्रोसेस ही नहीं किया जाएगा। ये पहले से प्री प्रोसेस करके रखे गए हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू के वर्ड्स हैं, ठीक है। टिपिकली अबाउट 400 to 500 सच वर्ड, यानी इंग्लिश टोटल हम इंग्लिश वोकेबलरी की बात करें तो 400 से 500 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है वेबसाइट्स के अंदर, है ना, वेब डेटा के अंदर। For an application, an additional domain specific stop word list may be constructed. किसी एक एप्लीकेशन के लिए, मेनली पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अगर हम इस स्ट्रेटजी को यूज करें तो उसकी स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स की जो लिस्ट है वो बनाई जा सकती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 400 to 500 की बात की, ठीक है, बट ये किसके लिए? ये ऑल ओवर वेब डेटा जो है उसके लिए है। बट आप पर्टिकुलर अगर एप्लीकेशन की बात करें तो उस कंडीशन में सिनेरियो चेंज हो सकता है ना। मान लो आप केवल बात कर रहे हो कि एक ऐसी पर्टिकुलर नेटवर्क है जो केवल और केवल कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वहां पे आपके स्टॉप वर्ड्स कितने होंगे? कंप्यूटर को छोड़कर जो भी वर्ड्स होंगे, जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल इश्यूज में यूज आने वाले वर्ड्स हैं या कोई सोशल वर्ड्स हैं, तो क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, वो भी वहां पे स्टॉप वर्ड्स का काम करेंगे। तो उस कंडीशन में जो है वो सिनेरियो चेंज हो सकता है, वहां पे जो है वो एडिशनल जो है वो डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट जो है वो बनाई जा सकती है। डोमेन जो है पर्टिकुलर उस डोमेन के अकॉर्डिंग वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस, why do we need to remove stop words? हमें स्टॉप वर्ड हटाने की क्या जरूरत है भाई? वेब वर्ड्स में तो इतना सारा डेटा पड़ा है, जब उसको पूरे को हम प्रोसेस करते हैं तो इन इतने से वर्ड्स को हटाने की क्या जरूरत है? 400 से 500 वर्ड्स ही था।
ठीक है, तो इनको एक्चुअली रिमूव करने की जरूरत क्या है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये 400-500 वर्ड्स हैं, बट ये रिपीट कितनी जगह होते हैं। अगर आप इन 400-500 वर्ड्स को निकाल दो तो वर्ल्ड वाइड वेब का ये मानो आप 60% डेटा कम हो जाता है, क्योंकि हर सेंटेंस में आप इन चीजों का यूज करते हो, हर सेंटेंस में ये रिपीट होते हैं। देन अगर आप 50% कम मानो तो भी सर्चिंग एरिया डायरेक्टली 50% कम हो गए। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या रीजन है। रिड्यूस इंडेक्सिंग, ठीक है, फाइल साइज, ये जो भी फाइल साइज होती है उनकी इंडेक्सिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स करना होता है। स्टोव वर्ड्स अकाउंट 20 to 30% ऑफ टोटल वर्ड काउंट, यानी 20 से 30% जो है टोटल, अगर वर्ड काउंट की हम बात करें तो 20 से 30% ये आपके स्टॉप वर्ड्स कवर कर लेते हैं। तो अगर अपने बात करें तो टोटल भी 50% तक अगर कम होता है कोई डेटा, या मान लो 30% भी कम होता है, तो वहाँ पे आसानी होगी ना सर्च करने के अंदर, पैटर्न मैचिंग के अंदर बहुत ज्यादा वहाँ पे इजी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। इम्प्रूव इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी जो रिजल्ट हमें एक्चुअली चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव और इफिशियंट होगी। क्यों होगी? अगर आप सर्चिंग के अंदर दी ऑफ इस टाइप के अनवांटेड वर्ड अगर यूज करते हो, तो मान लो मैंने लिख दिया दी, और उसके बाद मैंने टॉपिक लिख दिया, जैसे वेब माइनिंग का हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, द टेक्स्ट एंड द वेब पेज प्री प्रोसेसिंग इन वेब माइनिंग। तो यहाँ पे मैंने कितने एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लिए, दे यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया, फिर से डी यूज कर लिया, और इन यूज कर लिया, प्री प्रोसेसिंग इन वेब माइनिंग इन भी यूज कर लिया। अब देखो, ये हमें डेटा प्रोवाइड करवाता है कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करवाएगा, वेब पेज के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करवाएगा, प्री प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करवाएगा, और वेब माइनिंग के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ साथ अगर ये स्टॉप वर्ड्स को अगर नहीं हटाते हैं तो इनसे रिलेटेड जितना डेटा है वो भी सारा प्रोवाइड करवाएगा। इन तो हर जगह रिपीट होता है, तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। डी से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवाएगा, डी भी हर जगह आता है, वो भी सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर डेटा सर्चिंग का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसलिए ये जो रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं इनको अपने एज ए स्टॉप वर्ड ट्रीट करके और इनको रिमूव करते हैं। इससे क्या है, डेटा की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज होता है। स्टॉप वर्ड्स आर नॉट यूजफुल फॉर सर्चिंग और टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, यूजफुल नहीं है। दे मे ऑल्सो कंफ्यूज द रिट्रीवल सिस्टम, यानी ये सर्चिंग और माइनिंग के अंदर तो कोई काम अपनी कोई रोल प्ले करते नहीं है, उल्टा रिट्रीवल सिस्टम्स को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह मैचिंग होती है। रिट्रीवल सिस्टम तो 1-to-1 मैचिंग पे काम करता है। ठीक है, तो हर जगह मैचिंग होगी तो ये कंफ्यूज करेगा, है ना, इसलिए इन वर्ड्स को रिमूव किया जाता है। जो भी सेंटेंस आप सर्च करने के लिए लिखते हो तो ये वर्ड आपके रिमूव कर दिए जाते हैं सर्च इंजन के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीमिंग। स्टीमिंग अगर ऑपरेशन की हम बात करें तो देखो, टेक्निक्स यूज टू फाइंड आउट द रूट ऑफ ए वर्ड। जैसे आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या फिर
वेब माइनिंग, इस टाइप का टॉपिक सर्च करोगे तो डायरेक्टली ये डेटा माइनिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली जंप करेगा, क्योंकि कहाँ तक पहुंचना है, इसका काम है रूट तक पहुंचना। तो वेब माइनिंग की मेनली रूट तो डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग से ही वेब माइनिंग आपका निकला है। हाँ, डेटा माइनिंग का ही पार्ट है आपका वेब माइनिंग। ओके, तो स्ट्रीम कह दो या रूट कह दो, यानी मेन जो आपका जो पॉइंट होता है वहां तक सबसे पहले पहुंचा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर्ड है, इंजीनियर है, ये तीनों अलग अलग रूट हैं। इंजीनियरिंग अलग है, इंजीनियर्ड अलग है, इंजीनियर अलग है। अगर हम इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर मेनली क्या हो जाएगा, यानी कुछ पर्सन की यहाँ पे जानकारी आ रही है। इंजीनियर जो पोस्ट है आपकी, इंजीनियर नाम की जो पोस्ट है, उस पोस्ट की डिटेल यहाँ पे सर्च की जा रही है। इंजीनियरिंग का मतलब जो इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग क्या होती है एक्चुअली, उसको यहाँ पे सर्च किया जा रहा है। और इंजीनियर्ड मतलब जो चीजें इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर डेवलप की गई, इन्वेंट की गई, उनको इंजीनियर्ड कर दिया गया है ना, जो डेवलपमेंट हो चुके हैं इंजीनियरिंग के अंदर। तो सब के सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। इसी प्रकार अगर यूजर, यूजर्स, यूज्ड, यूजिंग, इनकी अगर हम बात करें तो सबका मीनिंग जो है वो अलग अलग निकलता है। यूजर अलग है, यूजर्स अलग है, यूज्ड अलग है, यूजिंग अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, देखो स्ट्रीम, यूज, इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली किस टाइप के रिजल्ट हमें मिलेंगे, इंजीनियर पोस्ट के क्या क्या यूजेज है, किस पर्पज के लिए यूज की जाती है इंजीनियरिंग पोस्ट, एक्चुअली पर्पज क्या होता है इंजीनियरिंग पोस्ट। ठीक है, यूजफुलनेस, व्हाट काइंड ऑफ यूजफुलनेस ऑफ दिस टेक्निक, that is improving effectiveness of information retrieval and text mining। ये मेनली इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की टेक्निक्स के इफेक्टिवनेस को और टेक्स्ट माइनिंग की इफेक्टिवनेस को। कैसे करता है, मैचिंग सिमिलर वर्ड्स को मैच किया जाता है, मेनली इम्प्रूव रिकॉल को इसके द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। ओके, रिड्यूसिंग इंडेक्सिंग साइज को रिड्यूस करता है, इंडेक्सिंग साइज को कम करता है। ठीक है, कंबाइनिंग वर्ड्स विद सेम रूट में रिड्यूस इंडेक्सिंग साइज एज मच एज 40 to 50%। मायने रखता है 40 to 50%, है ना। यानी इंजीनियर से रिलेटेड जितने भी आप अलग अलग किसी भी टाइप से सर्च करते हो, तो इसका रूट मेनली एक ही बनाया जाता है इंजीनियर, और उस रूट को ही इंडेक्स किया जाता है। तो डिफरेंट इंडेक्सिंग है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और उसको 40 to 50% तक इंडेक्स कम कर दिया जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी सर्चिंग जो है वो कम हो जाती है। एक तो इंडेक्स के अंदर 2000 एंट्रीज हो और एक इंडेक्स के अंदर 1000 एंट्रीज हो, तो ऑब्वियसली 1000 एंट्रीज को एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा, है ना। बेसिक स्ट्रीमिंग मेथड्स, देखो कौन कौन से बेसिक स्ट्रीमिंग मेथड्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, यूजिंग ए सेट ऑफ रूल्स, रिमूव एडिटिंग। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्म वर्ड। ठीक है, तो ये दो आपके डिफरेंट जो मेनली
यहाँ पे मेथड होते हैं जिनको हम यूज करते हैं स्टिमिंग के लिए, ठीक है, बेसिक स्टिमिंग के लिए। तो रिमूव के अंदर मेनली देखो क्या काम किया जाता है। इफ ए वर्ड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट अदर देन एस, ठीक है, तो इसमें इस टाइप के कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है बट एस से एंड नहीं होना चाहिए, अदर देन एस, एस को छोड़कर किसी भी कॉन्सोनेंट से अगर वो एंड हो रहा है, फॉलोड बाय ए एन एस देन डिलीट एस, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। इफ ए वर्ड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट अदर देन एस, अगर एस के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट से एक वर्ड एंड हो रहा हो तो फॉलोड बाय एन एस, यानी जिस एस को फॉलो किया जा रहा है देन डिलीट एस, तो उस एस को डिलीट कर दो। इफ ए वर्ड एंड्स इन ई एस, ड्रॉप द एस, ई एस से हो तो एस को हटा दो, है ना। यहाँ पे हम प्लूरल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, या अपने वर्ब के साथ भी एस या ई एस लगाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो सिंपली कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। इफ ए वर्ड एंड इन आई एन जी, डिलीट द आई एन जी अनलेस द remaining word consist only of one letter or of th, ठीक है, यानी अगर आप ing फॉर्म भी यूज करते हो किसी कीवर्ड के साथ देन वहां पे ing को भी हटा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टिमिंग, है ना। इफ ए वर्ड एंड्स विद ed, है ना, आप थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, processed by a consonant, delete the ed unless this leaves only a single letter, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ed को भी हटा दिया जाता है, बट इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे सिंगल लेटर ना बचे, यहाँ पे th आपका रह सकता है अकेला, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस भी साथ में हटाने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं कि किस प्रकार से जो सर्च किया जा रहा है उस सर्च में से कम वर्ड्स को डिफाइन किया जाए, और फिर उस वर्ड्स में से भी ये आई एन जी, ई डी, एस, ई एस, ये सब हटा दिए जाए। ये सब क्यों हटाए जाते हैं, इसका हटाने का रीजन क्या है? इसका हटाने का रीजन सिर्फ एक ही है कि जो इंडेक्स के अंदर वर्ड यूज किया गया है वो इससे मैच करे, ठीक है। जैसे मान लो एक कीवर्ड है हार्ड वर्क, ठीक है, तो अगर हम हार्ड वर्क की बात करें तो मेनली हार्ड वर्क जो है वो आपका हार्ड वर्किंग डिफाइन किया जा सकता है ना। हम ये कह सकते हैं हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्क भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क वर्ड को हम अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट इंडेक्स के अंदर तो जहाँ पे इंडेक्स बना रखी है सर्च इंजन की या जो भी है उसके अंदर तो हार्ड वर्क लिखा हुआ है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग सर्च करोगे या हार्ड वर्क सर्च करोगे, ठीक है, या हार्ड वर्क सर्च करोगे तो ऑब्वियसली वो उससे मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो एक्चुअल डेटा जो हार्ड वर्क इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाया गया है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है कि जो एक्चुअल वर्ड है, जो वर्ड एक्चुअली डिक्शनरी के अंदर बना हुआ है, उसके अलावा जो भी आप वर्ब या जो भी प्लूरल फॉर्म या जो भी यूज करते हो उस सबको हटा दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वर्ड्स यानी ये रूल्स और हो सकते हैं, डॉट डॉट लगा के ना इस टाइप से बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्म वर्ड्स, इफ ए वर्ड एंड्स विद आई ई एस बट नोट
EIES or AIES, then EIS replaced by Y। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो IES से एंड हो रहे हो, बट ये ध्यान रखना है I से पहले E नहीं आया हो, I से पहले A नहीं आया हो, उसको अपने क्या करते हैं, IES को Y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स आप IES के बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो उन वर्ड्स को आप देखना कि अगर उनको Y से हम रिप्लेस करते हैं तो एक्चुअली क्या वर्ड बनता है, क्या मीनिंग उसका निकलता है। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी काउंट्स, TD एंड TD IDF, ठीक है, TF एंड IDF, ओके। Counts the number of times a word occurred in a document। एक वर्ड एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है, उस चीज को काउंट किया जाएगा। यूजिंग अकरेंस फ्रीक्वेंसीज टू इंडिकेट रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट। उससे ये देखा जाता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस वर्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, जैसे मान लो आप वेब माइनिंग सर्च कर रहे हो, तो वेब माइनिंग का तो बहुत सी जगह जीकर जो है वो मेनली आपके डेटा माइनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हो जाएगा, बट वो पर्टिकुलर वेब माइनिंग नहीं है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, प्रत्येक पेज में ये देखेगा एक या दो बार ही अगर वेब माइनिंग का वहाँ पे अगर वर्ड रिपीट हुआ है तो ऑब्वियसली वो वेब माइनिंग से रिलेटेड पेज नहीं होगा, है ना। और वेब माइनिंग के टर्म से रिलेटेड अगर बार बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब वो वेब माइनिंग से कोरिलेट करता है। इफ ए वर्ड appears often in a document, the document likely deal with subjects related to the word, है ना, ये ध्यान रखना आपने भी। Counts the number of documents in the collection that contains each word। ठीक है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स में हम वर्ड देखेंगे और प्रत्येक फाइल्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देन हम ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट करेंगे, पर पेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी आपकी फाइल है पर डॉक्यूमेंट आपकी फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपने जो सर्च किया उससे ये चीज रिलेट करती है या नहीं करती है ना। हम जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है सर्च करना, जस्ट गूगल पे लिखा और गूगल ने हमें डॉक्यूमेंट दे दिए, नहीं, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है। ओके, evaluation, precision and recall। Given a query, are all retrieved document relevant। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है। ठीक है, आर ऑल रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जो भी रिट्रीव किए गए क्या वो सारे के सारे रिलेवेंट आपके टॉपिक से। हैव ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बीन रिट्रीव्ड। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया गया है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सभी रिट्रीव किए गए डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं या सभी जो भी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट थे उन सभी को रिट्रीव कर लिया गया है। ठीक है, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो ये मेनली कहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो आपका रिट्रीवल सिस्टम होता है। तो रिट्रीवल सिस्टम जब भी आप किसी भी क्वेरी के रेफरेंस में आपका डेटा लेकर आता है तो वो सिस्टम अपने आप से ही क्वेश्चन करता है कि क्या जो मैं डेटा लेके आया हूँ
वो सारा का सारा डेटा रिलेवेंट है, इस चीज को वो चेक करता है। ठीक है, और ये भी चेक करता है कि जितना डेटा रिलेवेंट था मैं सारा ले आया हूं या नहीं ले आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर्स फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी खाली यही नहीं है कि ये चेक करता रहे कि सारा रिट्रीवल जो हुआ है वो रिलेवेंट है या सारा रिलेवेंट रिट्रीव हो चुका है, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो परफॉर्मेंस किस प्रकार से यहाँ पे हम फोकस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रिसिशन ऑफ द सर्च, यानी ये जो क्वेश्चन है ना, आर ऑल रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट, ये प्रिसिशन को डिफाइन करता है। ठीक है, कि सारे के सारे रिट्रीव किए गए डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट हैं या नहीं है। ठीक है, और सेकंड जो है, द सेकंड इज अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ द सर्च, वो सर्च की कंप्लीटनेस को बताता है कि सारे के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्रीवल किए जा चुके हैं या नहीं किए जा चुके, है ना, इसको रिकॉल हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिसिशन और रिकॉल का मीनिंग समझ में आ गया। प्रिसिशन उस चीज को डिफाइन करता है जो हमारे पास डेटा आ चुका है, और रिट्रीवल मेनली रिकॉल मेनली उस चीज को डिफाइन करता है कि जो हम डेटा लेके आए हैं वो कंप्लीट आ चुका है या नहीं आ चुका। ये कुछ एग्जाम्पल एक शो किया गया है। Following example, first we obtain the interpolated precisions at all 11 recalls level in the table. ठीक है, the precision call curve is shown on the right. ये 10 एंट्रीज दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रिसिशन को डिफाइन कर रहा है, सेकंड कॉलम जो है वो रिकॉल को डिफाइन कर रहा है ना। हमने दोनों चीजें पढ़ी है, प्रिसिशन एंड रिकॉल, तो ये प्रिसिशन और रिकॉल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, प्रिसिशन हम रिट्रीवल डेटा के रेफरेंस में करते हैं, रिलेटिव डेटा के रेफरेंस में करते हैं, और ये भी रिलेटिव डेटा के रेफरेंस में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर 0 नंबर एंट्री का हम बात करें तो 100% डेटा जो है, आपका जितना भी डेटा है वो 100% डेटा रिलेटेड है। ठीक है, और 0% डेटा ऐसा है जो रिट्रीव नहीं किया गया, यानी कंप्लीट डेटा रिट्रीव कर लिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट का देखो लेवल क्या आएगा, 100%। प्रिसिशन जो है वो 100% है। ठीक है, यहाँ पे इन चारों का प्रिसिशन जो है वो 100% है, तो चारों का प्रिसिशन यहाँ पे 100% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट इसके साथ साथ अगर आप रिट्रीवल भी देखो तो यहाँ देखो ये 100 था, और यहाँ पे भी 0 का मतलब है कि इसने 100% डेटा एक्सेस कर लिया, सर्च कर लिया, 0% बचा हुआ है। यहाँ पे 10% बचा है सेकंड वाले में। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया कि डेटा प्रिसिशन जो है वो तो 100% है, और आपका रिकॉल जो है वो 10% के लिए बचा है, 10% डेटा को और रिकॉल करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी 0% होता तो ये पॉइंट भी यहाँ पे डिस्प्ले होता, दोनों पॉइंट एक ही जगह डिस्प्ले होते, यहाँ पे 0% शो होता। यहाँ पे 20% डेटा रिकॉल करना है, यहाँ पे 30% डेटा रिकॉल करना है, तो ये 20% को इंडिकेट करेगा, ये 30% को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिफाइन किए गए मेनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो 80% प्रिसिशन है। ठीक है, यहाँ पे 40% रिमेनिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से 62% और 100%,
यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा ही बचा हुआ है ना, ना के बराबर डेटा जो है वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप रिकॉल और प्रिसिशन को जो है आपस में ग्राफ के द्वारा रिलेट कर सकते हो। कंपेयर डिफरेंट रिट्रीवल एल्गोरिथम्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू रिट्रीवल एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन देयर प्रिसिशन कॉल्स एंड कर्व्स। दो अलग अलग एल्गोरिथम अगर हम यूज करें जिनके अंदर प्रिसिशन और जो आपके रिकॉल को डिफाइन किया जाए, तो हमेशा कर्व जो है वो एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। अलग अलग एल्गोरिथम की कंपैरिजन स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, इसलिए इनका कर्व जो है वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज एक ही आएगा। एवरेज पे देखो दोनों एक ही जगह पे क्रॉस कर रही है, ऑन एन एवरेज पे एक ही आएगा, बट जो कर्व है आपका वो कम ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे यहां से लेकर यहां तक ये हाई रिप्रेजेंट कर रहा था, और इससे आगे जो है वो ये सेकंड वाले एल्गोरिथम हाई रिप्रेजेंट कर रही। तो एवरेज जो ऑन एवरेज है वो लास्ट में आपका एक ही आएगा, चाहे कोई एल्गोरिथम आप यूज करो। कंपेयर विद मल्टीपल क्वेरीज, तो इनको अपने मल्टीपल क्वेरीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर मल्टीपल क्वेरीज की हम बात करें, देखो कंप्यूट द एवरेज प्रिसिशन एट ईच रिकॉल लेवल, ये फॉर्मूला है जिसको आप यूज करके और आप कंपेयर कर सकते हो। तो मेनली फॉर्मूला देखो क्या है, पी का मतलब प्रिसिशन किस पे, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। ओके, प्रिसिशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इक्वल टू 1/q। क्यू यहाँ पे डिफाइन किया गया, देखो वेर क्यू इज द सेट ऑफ ऑल क्वेरीज, टोटल क्वेरीज का सेट है ये। ठीक है, हम एक से लेकर लास्ट क्वेरी तक हम समेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितनी भी क्वेरीज होंगी। pj of relevant ri is the precision of query j at the recall level ri। ठीक है, ये आपका प्रिसिशन है किस पे, रिकॉल पे। तो प्रत्येक लेवल के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है और उन सभी को हमें ऐड करना है प्रत्येक क्वेरी के लिए। ठीक है, फॉर्मूले को आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये जो लिखा हुआ है PJRI, यानी आप प्रत्येक जो रिकॉल आपका हो रहा है प्रत्येक लेवल पे उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के रेफरेंस पे, और ये आपको हर एक क्वेरी के लिए करना है 1 से लेकर Q तक। ठीक है, और इसका समेशन कैलकुलेट करना है। जो भी समेशन आएगा उसको आपको 1 बाय, यानी जितना भी समेशन आएगा उसको टोटल जो क्वेरी सेट है, नंबर ऑफ क्वेरी सेट है, उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यही है मेनली यूजिंग एवरेज प्रिसिशन कॉल्स। ओके, ड्रॉ प्रिसिशन रिकॉल कर्व, इस टाइप से आपको जैसे रिकॉल कर्व हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, आप फाइंड करोगे तो इस टाइप की वैल्यूज आएंगी। मान लो 10 क्वेरीज है, 0 से लेकर 10 तक 11 क्वेरीज है, तो इस टाइप के रिजल्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप इस टाइप से क्यों कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट दैट। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।